नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो सड़क विक्रेता हैं उन्हें आत्मनिर्भर निधि योजना यानी पीएम स्वनिधि योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ बातचीत की। लाभार्थियों से बात करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए ये अनुभव भी किया गया और एक आश्चर्य भी है कि पहले तो नौकरी लेने वाले जो लोग होते थे उन्हें लोन के लिए बैंकों के चक्कर लगाने होते थे और गरीब आदमी को तो बैंक के वो भीतर जाने की भी नहीं सोच सकता था। लेकिन इस योजना के जरिए जो कोविड-19 से लोग प्रभावित हुए उनके पास खुद बैंक पहुंचा, उन्हें लोन दिया गया और लोन देने के बाद उन्होंने अपने स्वरोजगार को शुरू किया। तो आज जिस तरह से लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए उस पर रहेगा हमारा खास फोकस। किस तरह से ये जो योजना है बड़े ही छोटे अंतराल में इसने काफ़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। मैं हूँ आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुकमा। Well, thank you very much, Achal. And viewers, as Achal just mentioned, another major milestone achieved in the Pradhan Mantri Swanidhi scheme. The Prime Minister today reached out and interacted with street vendors, beneficiaries who had benefited from the scheme in Uttar Pradesh. We'll be discussing various aspects of the scheme, how it was able, how various sectors responsible, various agencies responsible, various departments responsible for making the scheme a success were able to achieve it, the challenges that lay on their path, the challenges that they had to overcome, all the work that was involved and how it is benefiting, as also the road ahead. बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो उसके ज़रिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद किया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो रेडी पटरी वाले लोग होते हैं वो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करते, ईमानदारी से अपना स्वरोजगार करते हैं। आइए सुनते हैं कि किसी भी रेडी पटरी वाले को, स्ट्रीट वेंडर को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो स्ट्रीट वेंडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा राज्य, लेकिन रेडी ठेले के काम के कारण अनेकों लोग अपने शहर में, अपने गांव में लोगों की आवश्यकता भी पूरी कर रहे हैं और कुछ न कुछ कमाई भी कर रहे हैं। यूपी से जो पलायन होता था उसे कम करने में भी रेडी पटरी के व्यवसाय की बहुत बड़ी भूमिका है। तो लगातार हमने देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो लाभार्थी हैं रुकमा उनसे बात की, जिसमें वाराणसी, आगरा और लखनऊ के लाभार्थी जुड़े हुए थे और साफ तौर पर उन्होंने जिस तरह से अपने अनुभव साझा किए, जैसे हमने देखा कि जो अरविंद थे जो वाराणसी से जुड़े थे, मोमोज का स्टॉल लगाते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि किस तरह से जब उन्हें इस स्कीम के तहत ऋण दिया गया तो वापस पटरी पर जिंदगी लौट आई। ऐसे ही आगरा की जो प्रीति हैं उनके साथ उन्होंने बात की। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इस स्वनिधि रोजगार योजना से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। Right. And as we were saying, well, among the street vendors who interacted with the Prime Minister today were street vendors, beneficiaries of the PM Swanidhi scheme from Varanasi as well as Agra and Lucknow. We'll be discussing all the various aspects of the immense responsibility that was undertaken by the government as the COVID pandemic struck and street vendors were unable to earn their livelihood. It was the central government and the agencies, the departments under the central government, the ministries under the central government that took on this mammoth task of providing street vendors, one of the most marginalized sections of the Indian economy, it took responsibility of catering to their needs and ensuring that they are able to stand on their feet. बिल्कुल। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं।
दुर्गा शंकर मिश्रा जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा जी, कई बार आपसे इसी स्वनिधि योजना को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन आज का जो ये विषय है और आज की चर्चा बेहद खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि इस योजना ने बहुत ही छोटे अंतराल में बहुत लंबा सफ़र तय किया है और ख़ास तौर पर जो लाभार्थी हैं उनके अनुभव इस बात का मार्ग प्रशस्त करते हैं कि किस तरह से स्वनिधि ने उन्हें स्वरोजगार की बुनियाद से बहुत मजबूती दिलाई है। चल जी, देखिए, जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर में है, सब कुछ ऑनलाइन है, एंड टू एंड, राइट फ्रॉम एप्लीकेशन लेने से लेकर के एप्लीकेशन सैंक्शन करना, उनको अकाउंट में पैसा रिलीज़ करना, उन्हें डिसबर्समेंट अगर वो सही समय से अपना पैसा जमा करते हैं तो उनको ऋण की जो 7% की छूट है उनके अकाउंट में सीधे जमा करना, या अगर वो डिजिटल पेमेंट का प्रयोग करते हैं तो उसको कैशबैक भी सीधे उनके अकाउंट में जमा करना, यानी पूरी की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन डिजिटल स्ट्रक्चर के ऊपर बनी हुई है। इसका नतीजा ये निकला कि केवल 17 सप्ताह भी अभी पूरे नहीं हुए। देखिए, 2 जुलाई से हमने लोन लेना प्रारंभ किया, इसका एप्लीकेशन 2 जुलाई नहीं हुए, पर में लगभग 25 लाख लोगों के एप्लीकेशन लग चुके हैं। संख्या हमारी स्ट्रीट वेंडर्स की अनुमान की गई है 50 लाख के आसपास। इनमें से 12 लाख से ज़्यादा लोगों के एप्लीकेशन सैंक्शन हो गए हैं और 5.6 लाख से ज़्यादा लोगों को डिसबर्समेंट हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इतने संक्षिप्त अवधि में हुई है। इसके पीछे जो हमारी बैंकों को जो सुविधा दी गई कि इसके ऊपर बगैर किसी गारंटी के इनको लोन दिया जाना है, उनके लोन में अगर डिफॉल्ट होता तो उसके लिए भी उनको क्रेडिट गारंटी दी गई और उनके लिए सारी की सारी व्यवस्था जो ऑनलाइन की गई, इससे बैंकों को भी बहुत सहूलियत हुई। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा शुरू से ही प्रयास था कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक में जाने की जरूरत न हो, बल्कि बैंक सीधे स्ट्रीट वेंडर्स के पास जाए और इसके लिए उनको QR कोड भी दें, उनको UPI दें और उसकी ट्रेनिंग भी दें जी। और इसमें भी बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। मैं तो कहूंगा कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स ने भी बड़ा इसमें सहयोग किया हमारा, जिसकी वजह से इस प्रकार की सफलता हुई है जी। और दुर्गा जी, जिस तरह से अभी हमने कुछ ही दिन पहले आपसे जब चर्चा की थी, तब उस वक्त मोबाइल ऐप इस स्वनिधि योजना से जुड़ा हुआ जो था उसका अनावरण किया गया था, ताकि एक ऐसा इंटरफेस तैयार किया जाए जो घर बैठे इन सभी लोगों को क्रेडिट मिले। तो इस तरह के जो कार्य इस योजना को सफल बनाने के लिए किए गए, उसने भी कहीं ना कहीं इस योजना को उपलब्धि दिलवाई है। बिल्कुल सही कहा आंचल जी आपने। सबसे पहले तो हम लोगों ने वेब पोर्टल लॉन्च किया, उसके बाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया, फिर मोबाइल ऐप सीधे हमारे लोकल बॉडीज़ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसको सीधे उसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी धीरे धीरे हर तरीके से हमने पूरी तरह से इसको ईज़ इन डूइंग बिजनेस, किस तरीके से काम बहुत आसान हो सकता है, और यहाँ तक कि जो हमारे एप्लीकेशंस जो हमारे देते हैं स्ट्रीट वेंडर्स देते हैं उनके बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा उन्हें कागज नहीं देने हैं, तो वो सारा का सारा जितना आसान जी। चलिए, तो ये बिल्कुल हमारे साथ 6 हुआ, साथ ही ज़्यादा लोगों को जी आप 2.7 लोगों को एक्चुअल डिसबर्समेंट हो चुका है। बिल्कुल। तो दुर्गा शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी हल्का सा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, हम वापस से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वापस चलते हैं उनके पास। दुर्गा शंकर जी, जिस तरह से हमने देखा कि तमाम जिन राज्यों ने इस योजना को लागू किया, उसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ऋण वितरित किया गया, और वहाँ पर जो लोग हैं उनके अनुभव इस बात को आत्मसात करते हैं कि गरीब अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करता, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। और सबसे अहम ये है कि अब उनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक उनके पास खुद आया, जिनका जिक्र इन्होंने अपने अनुभवों में भी प्रधानमंत्री के सामने किया है। दुर्गा शंकर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, लगा करके आता है जी, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करता है, तो उसको वो एक मोमो एक्स्ट्रा देते हैं। अच्छा। यानी वो अपने आप को देश की इस बड़ी शक्ति के साथ जोड़ दिए हैं जी। ये बहुत बड़ी बात थी।
उत्तर प्रदेश के तो हमारे 7 शहर, उत्तर प्रदेश राज्य के 7 शहर पूरे देश के जो टॉप 10 परफॉर्मिंग सिटीज हैं उनमें से 7 शहर का स्थान आया हुआ। और उत्तर प्रदेश अपने आप में देश में सबसे ज़्यादा जो लोन डिस्बर्समेंट हुए हैं उसका स्थान है इस समय। Right, sir. We'd like you to share your thoughts on this occasion. Even as Uttar Pradesh achieves a major milestone, a lot of credit goes to your officers, a lot of credit goes to the workers on the ground who made it possible. When 12 lakh applications are filed and so many of them are sanctioned after the completion, it means that many people, those many families are benefiting after the hard hit that they received because of the pandemic. Sure, I mean the total number of applications received is almost like 25 lakhs. It's a huge number in just 17 weeks. And out of them, more than 12 lakhs have been sanctioned. So thanks to all the banks, they have been extremely proactive in clearing the applications of the banks. And for that, the digital support which has been provided, so that there is not much to examine. I mean, once the applications are there and it is proof that this person is a genuine street vendor who is doing business, so this can be sanctioned. Further, banks have been so nice in relaxing on various conditions so that the money could be disbursed to them. And as it came today in the discussion of Honorable Prime Minister, they have paying the repayment which are right. The Prime Minister today also in his interactions. बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं काफ़ी अहम है कि किस तरह से जो सरकारी प्रणाली है, सरकारी तंत्र ने बहुत बेहतरीन काम करते हुए इस योजना को सफल बनाया। लेकिन एक बहुत अहम बात जो हमने आज सुनी दुर्गा शंकर जी, वो ये थी कि जो 7% की छूट और मिलेगी, यानी कि अगर आप अपने कर्ज की जो अदायगी है वो समय पर करते हैं। और जो अनुभव मैं सुन पा रही थी उसमें सभी ने एक बात को लेकर हामी भरी है कि हम अपना कर्ज जो है वो समय पर चुकाते हैं। एक छोटा आदमी, गरीब आदमी जो अपना स्वदेशी रोजगार चला रहा है, स्वरोजगार चला रहा है, उसकी ईमानदारी देखिए कि वो अपने छोटे से लोन को भी समय पर पूरा कर देश में आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल सही कहा आपने आंचल जी। इस समय मैं जिन लोगों के लिए उनमें से जमा कर दिए, ये तो 3 लोगों ने अपनी मान्य शेयर किए, लेकिन ओवरऑल डाटा मैं कल चेक कर रहा था, इसमें बहुत ही हाई पेमेंट का है और उसके लिए उनके लिए इंसेंटिव भी है। समय से अदा करेंगे उन्हें ऋण का छूट मिलेगा, अगर वो डिजिटल पेमेंट करते हैं तो उनको जो है कैशबैक मिलेगा, और कुल मिलाकर के उनके ऊपर जो ऋण के ऊपर जो ब्याज होता है, एक तरह से बगैर ब्याज के, ब्याज मुक्त उनके लिए ये पूरी की पूरी ऋण की व्यवस्था हो जाए अगर में छूट भी लेते हैं और कैशबैक भी लेते हैं तो। Right, sir. And when we look at the states that have performed tremendously, Madhya Pradesh and then Uttar Pradesh, what do you have to say about that? Did the officers, did the civil servants do a better job in these states, or were street vendors there more aware? What would you say was the reason behind the huge success in these states of this scheme? I think I will give that almost all the states and all the cities are doing quite good work. But when the Honorable Prime Minister around 2 weeks back, I would like to Uttar Pradesh, who has taken a series of meetings with the officers, and that has motivated the whole team, the municipal commissioner, the bankers, various, they have all expedition. बिल्कुल, हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ रही है, लेकिन हम वापस दुर्गा शंकर जी के पास आएंगे। लेकिन बहुत अहम बातें उन्होंने कही रुकमा की, जिस तरह से
हमने जिस तरह से प्रधानमंत्री को सुना कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी योजना बनी, अंतराल देखो आप, जून के अंदर इसे शुरू किया गया और अभी अक्टूबर आया है जिसमें करीबन 24 लाख से भी ज़्यादा आवेदन किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा लोन बांटे। तो अपने आप में उनके अनुभव देखिए कि उनके अनुभव साफ ये थे कि अगर हमने लोन लिया है तो हम ईमानदारी के साथ उसको वापस लौटाएंगे, और वापस लौटाने का मतलब यही है कि आत्मनिर्भरता के साथ जब इस योजना की शुरुआत की गई है तो ये उनका योगदान है कि वो कैसे आत्मनिर्भरता के साथ देश के लिए खड़े हुए हैं। Right, and among the various categories of beneficiaries are from the simple, person who sells tea and small snacks like pakoras. Are those well, going back once again to our guest, who is Mr. Mishra. Mishra ji, you're telling us about how a lot of the credit goes to how your officers have reached out, how the Prime Minister's meetings with those in Uttar Pradesh, with those who are responsible for implementing this scheme in Uttar Pradesh. His continuous meetings motivated them. We'd like you to continue on that. Sure. Well, we seem to be having a lot of problems there with our connection today, and we are talking about the review of the Honorable Chief Minister. Yes. Efforts, and that is why today Uttar Pradesh is top. But let me also tell you that across the country there is a huge wave of performance under the scheme. Yes. Of Madhya Pradesh, Telangana, various states are doing quite well under this scheme. Yes. बिल्कुल, बहुत अहम बात दुर्गा शंकर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरह से जो सरकारी प्रणाली है, सरकारी तंत्र है, वो लगातार जो है कैसे उन्होंने बातचीत के ज़रिए साथ ही साथ उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे अहम बात ये है कि जब हम इन लाभार्थियों का जिक्र करते हैं, ये वो लाभार्थी हैं जो कोविड-19 की वजह से, हमने देखा कि लॉकडाउन था तो ज़िंदगी काफ़ी प्रभावित हुई, ये दिहाड़ी मजदूर थे, यानी कि दिहाड़ी तरीके से काम करते थे, रोज़ाना अपना खोमचा लगाना, ठेला लगाना। तो हम समझ सकते हैं रुकमा कि उनके लिए कितना अहम था कि भाई आपने सुबह ठेला लगाया तो सुबह जो से लेकर शाम तक जो आपने पैसा कमाया वो पैसा आप घर लेकर जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये समस्या सामने आई। हमारे साथ दुर्गा शंकर जी फिर से जुड़ गए हैं। दुर्गा शंकर जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये लॉकडाउन की जो स्थिति उस वक्त इन सभी रेडी और खोमचा और ठेला लगाने वालों ने देखी थी, आज वो उस दौर को याद करते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा उनमें हमने आत्मविश्वास देखा। आज जब वो लोग बात कर रहे थे तो उनकी आवाज़ में, उनके हाव भाव में, उनके बॉडी लैंग्वेज में वो आत्मविश्वास साफ झलक कर आ रहा था। चलिए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दुर्गा शंकर जी के साथ संपर्क स्थापित कर पाएं, लेकिन आज टेक्निकल दिक्कत की वजह से बार बार जो है वो संपर्क टूट रहा है, लेकिन वो हम लगातार उनसे बात करते रहेंगे। तो लेकिन रुकमा, साफ तौर पर जैसे कि हमने देखा, मैं और आप जब प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे और ख़ास तौर पर उनके अनुभव सुन रहे थे, जो लाभार्थी थे, कितना आत्मविश्वास था उनके बीच। एक लॉकडाउन की स्थिति थी और एक आप आज की स्थिति उन्होंने देखी, वो आत्मविश्वास साफ तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बातों में साफ निखर कर सामने आया इस योजना की वजह से। And among the various aspects, various provisions of this loan, of this scheme, it provides working capital loan of up to rupees 10,000 at a subsidized rate of interest. Among the other provisions is to incentivize regular repayment of loan and also to reward digital transactions. The target beneficiaries of this scheme are over 50 lakh street vendors. Street vendors have always been a part of the urban landscape, even of the rural one, but more so of the urban. In our towns and cities, they are a very important part of the landscape, yet they are the most marginalized, even as they contribute a lot to the Indian economy. This is for the first time since independence that the government has begun a scheme in order to benefit these most marginalized traders, these most marginalized and small time who even as with their contribution make up a large chunk of the economy. बिल्कुल, और इसी वजह से हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का आगाज़ किया तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाई
हम इस बात को मानते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार ये योजना बनी है और एक वक्त ऐसा था कि जो नौकरी पेशा लोग होते थे वो लोन लेने जाते थे, लेकिन आज बैंक ऐसे इन रेडी पटरी खोमचे वालों तक पहुंचा है, खुद पहुंचा है और उन्हें लोन दिया गया है कि भाई आप लोन लीजिए, अपना रोजगार खुद शुरू कीजिए। और गरीबों को लेकर केंद्र सरकार की ये जो प्राथमिकता है, ये चिंता है कि सबको साथ लेकर चलना है, वो साफ तौर पर नजर आई। जैसे मैंने आपको बताया था उस वक्त भी कि कैसे जो आगरा से लाभार्थी जुड़ी थी प्रीति, जूस निकालने का काम करती थी, उन्होंने उस स्वरोजगार इस योजना के जरिए जूस निकालने की मशीन खरीदी। जो दिन उन्होंने लॉकडाउन में देखे थे, कुछ गुर्बत के दिन थे, अब जो आत्मविश्वास इसके साथ वो प्रधानमंत्री से बात कर रही थी, ये स्वनिधि रोजगार की वजह से ही हो पाया। और ऐसा ही था शशि का, जो आलमबाग लखनऊ की अगर बात की जाए तो वहां पर उनका भी इसी तरह का कामकाज था। उन्होंने भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि लॉकडाउन ने बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था, लेकिन इस योजना की वजह से मैं वापस अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। और खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा लोन उत्तर प्रदेश ने बांटे, जिसमें आगरा, लखनऊ और वाराणसी के लाभार्थियों से आज प्रधानमंत्री ने संवाद किया है। Right, and just a short while back, in fact, we heard the Prime Minister addressing them, Prime Minister interacting with them, asking them about their issues, as he did the last time when he spoke with street vendors from Madhya Pradesh. Madhya Pradesh also a very well performing state as far as this Swanidhi scheme is concerned. Today, of course, it was street vendors from Uttar Pradesh, two very big states where there are many big states. बिल्कुल। और हमारे साथ दुर्गा शंकर जी फिर से एक बार जुड़ गए हैं। दुर्गा शंकर जी, सबसे अहम ये बात है कि हम जानते हैं कि ये जो योजना जब चलाई गई तो जो प्राथमिकता थी वो रेडी पटरी खोमचे वाले लोग थे, लेकिन सबसे अहम हम देख पा रहे हैं, जिसका जो सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था लेकिन जवाब पूरा नहीं हो पाया, कि जो एक आत्मविश्वास हमने देखा इन लोगों में, आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं वापस एक लॉकडाउन का लंबा अंतराल देखने के बाद। वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इस योजना की सफलता की कहानी बयां करता है। Right, and we are talking to Durga Shankar Mishra from the. दुर्गा शंकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं। जी, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि जो आत्मविश्वास आज हमने लाभार्थियों में देखा, वो कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल सही तरीके से प्रशस्त करता है कि स्वनिधि योजना की वजह से उनका मनोबल बढ़ा और इसीलिए हम मान सकते हैं कि ये जो योजना ही अपने आप में क्रांति के रूप में उनकी जिंदगी में नए बदलाव लेकर आई है। आजम जी, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखिए, जब कोविड के दौरान तमाम सारे पलायन हो रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना बनाने के लिए हम लोग को निर्देश दिए, तो जब जिनसे जानकारी थी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रेडी पट्टी वाले लोगों को 50% से लेकर 500-600% के ब्याज पे भी लोन मिलता था। वो सवेरे 98 रुपए लेते थे और शाम को उनको 100 रुपए देना पड़ता, यानी 600% का लोन का इंटरेस्ट रेट होगा। तो ऐसे लोगों को जो लोन मिल रहा हो, अगर उनको एक स्कीम बनी, उस स्कीम के तहत अगर समय से ब्याज का आप छूट भी ले लें और समय से कैशबैक भी ले लें अपना ये डिजिटल पेमेंट उपयोग करते हुए, तो आपको एक नए पैसे का कोई भी आपको ऋण पे ब्याज नहीं पड़ा। इतनी बड़ी स्कीम उनके लिए पहले बार देश की आजादी के बाद मिली हो, तो मैं समझता हूँ उनका आत्मविश्वास निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और आज जो तीनों लोग थे, चाहे प्रीति जी हो, चाहे अरविंद जी हो, चाहे विजय बहादुर जी हो, जिनके साथ जब आपने देखा जब प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, कितने निश्चय के साथ वो बात कर रहे थे कि अब आगे, तो ये लोग एक एंटरप्रेन्योर है, एक उद्यमी है और इनको मौका मिला है। और मौका मिलने के बाद निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि जब ये समय से लोन अदा करेंगे, इनको अगली किस्त 10,000 की जगह 20,000 हो जाएगी, फिर आगे 50,000 हो जाएगी, तो बड़ी ऋण भी मिलेगी। अब ये पहले तो थे ये नैनो एंटरप्रेन्योर थे, बढ़ करके माइक्रो बनेंगे, स्मॉल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, यानी अपनी आर्थिक उन्नयन के ऊपर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये योजना उनके लिए बहुत बड़ी एक अच्छा कदम है और ये देश के आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है, जिससे कि उनको आत्मनिर्भर वेंडर बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। बिल्कुल, बहुत अहम आप ये बात कह रहे हैं और लगातार हम इसी जो लाभार्थियों का संवाद है, जिस तरह से लाभार्थियों से संवाद किया गया, एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ दुर्गा शंकर जी आपसे, वो ये कि साफ तौर पर खाली ये जो स्वनिधि योजना है, ये खाली इससे नहीं जुड़ी कि भाई आपको लोन मिल गया। क्या जिसको लोन मिला उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है,
क्या उसके पास घर है? प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके अंतर्गत ये जो स्वनिधि योजना है ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इनको ये क्योंकि समाज के ऐसे लोग हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, उनकी आमदनी कम है, तो इनको और भी जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि आपने अरविंद जी को सुना, उन्हें जो आयुष्मान भारत का सुविधा मिला हुआ है, बीपीएल कार्ड मिला हुआ है, उन्हें जो है इंश्योरेंस की जो योजना है, चाहे वो अपने दुर्घटना की इंश्योरेंस की हो या उनके फुल इंश्योरेंस की हो, तो इस प्रकार की जो तमाम सारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का भी उनको लाभ मिल रहा है। और एक हम लोग कॉन्शियस तौर पे पूरे के पूरे जो हमारे स्टेट वेंडर्स जो लगभग 50 लाख लोगों को लाभान्वित करेंगे, उनका एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करके उनकी जो डाटा है उनको तमाम सारे जो भारत सरकार राज्य सरकार की योजना है उनके साथ संबद्ध करने के लिए पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। Right, and well, technology was a very important part of this project from the very beginning, a very important part of this scheme from the very beginning. How far would you say technology has been effective in ensuring delivery and prompt delivery and transparency in the service? Rukma ji, technology has played a very, very important role. When we had the target of reaching out to nearly 50 lakh street vendors across the country, it is just not possible if you are doing it manually. Yes. Using the technology, you can see the kind of progress we have got. Everything is seamless. The person applies online. His application is processed online. His sanction is online, and the disbursement, it is in his account right away, along with the UPI, and he's delivered a QR card. He has to reach to the bank only once to get all his paperwork, the necessary formalities for getting the loan disbursement. So this has helped us to administer the loan very in a very efficient manner. Also, it is such a high transparency. You see, when the program was there at 10:30, when Honorable Prime Minister was speaking to street vendors, at that time the progress was certain numbers, and now I am just checking from my mobile right away. It is now 24.72 lakhs applications sanctioned and 12 applications submitted, and 12.32 lakhs plus has been sanctioned. So at every minute, the things are so much seamlessly connected that whatever is happening across the country, we are able to capture, we are able to plan, and we are able to get access. Also, using the technology, we are able to consolidate, get all the details about the street vendors so that we can help them getting access to the various other welfare schemes of the state government and also the government of India. So let me submit that technology is the most important component of running the PM Swaniधि scheme. बिल्कुल। और दुर्गा शंकर जी, सबसे अहम ये भी है कि ये जो योजना चलाई गई है, ये जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर उतर के काम भी कर रही हैं। और सबसे अहम जो हम ये समझ पाए वो ये था कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीबों का समग्र विकास तो जो है वो देश का विकास है, और जब हम देश के विकास की बात करते हैं हम उसको आत्मनिर्भरता से जोड़ते हैं, तो ये अपने आप में बेहद अहम है। बिल्कुल सही कहा आपने आशीष जी। एक बार जब गरीब अपने काम पे जब जुड़ जाता है तो वो जिस तरह से उन्नति करेगा वो हमारी अर्थव्यवस्था में उतना जुड़ता चला जाएगा। और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग जुड़ेंगे, इतनी सारे जो वो उसमें सहयोग देंगे, तो निश्चित तौर पे जो हमारा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य या एक और लक्ष्य जो माननीय प्रधानमंत्री रखा कि हमारी जो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी में एक निश्चित अवधि के दौरान लेके जाने के लिए, उस सब में इसका योगदान हो। और इससे न केवल इस बार बल्कि आने वाली पीढ़ी, आपने देखा होगा कि जब वो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी इन लाभार्थियों से, तो उनके बच्चों के बारे में, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे और आगे करेंगे, नई हुनर सीखेंगे, नई चीजें करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में और बड़ा सहयोग करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच है, कैसे हम लोग देश को और आगे लेकर के जाए। जी राइट। चलिए, और दुर्गा शंकर जी, एक चीज़ और भी बहुत अहम जो हमने यहाँ से समझी वो ये है कि
केंद्र सरकार जब कोई योजना चलाती है और ख़ास तौर पर अगर इस तरह की योजना की बात की जाए जो हम कह सकते हैं स्टेट स्पेसिफिक है, राज्यों के अगर हम कहें योगदान के बिना इस तरह की योजना को सफल नहीं बनाया जा सकता, तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच का जो सामंजस्य है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम ऐसी योजना के सफल क्रियान्वयन की ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं। तो बिल्कुल, ये तो टीम इंडिया है। पूरे देश को अगर आगे ले जाना तो टीम इंडिया, देश, राज्य और शहर, ये सबको साथ साथ चलना होगा। और वही जो साथ साथ चल रहे हैं उसका नतीजा है कि हमारी एक योजना 1 जून को अनाउंस की जाती है, 2 जुलाई से उससे एप्लीकेशन लेना चालू होता है और 17 हफ्ते में इतनी बड़ी प्रोग्रेस हो रही है। Right. And so how successful would you say has been the capacity building program that has been a major aspect of this scheme? Well, for capacity building, Rukma ji, we have prepared videos as well as documents, and not only in English and Hindi, but in all languages. We have shared with all the states. We are utilizing our resources so that, one, we have to build the capacity of the street vendors. We have to build the capacity of those who are running the street. I mean, all those who are associated, they are fully aware of what to do, how to do, so that there is no confusion and that they take it forward. So such kind of things, I mean, we started right in the beginning, and that has played very important dividend in the running the street. जी दुर्गा शंकर जी, आपको रोकना चाहूँगी। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, हाथरस मामले से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी। बहुत बड़ी खबर जिसको सुबह हमने आज के एजेंडे में भी ट्रैक किया था, उसी खबर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी। पहले ये माना जा रहा था क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और यूपी से जो बाहर सुनवाई की मांग है उस पर अभी फिलहाल कोई आदेश नहीं, यानी कि ये माना जा रहा था क्या इसकी जो सुनवाई है वो यूपी में होगी या दिल्ली ट्रायल ट्रांसफर किया जाएगा, उस पर अभी कोई फैसला नहीं आया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है हाथरस मामले में कि इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी। जो सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे उसकी निगरानी अब जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। पीड़ित परिवार गवाहों की सुरक्षा से जुड़े मामले को भी हाई कोर्ट देखेगा, और ये बहुत अहम है क्योंकि लगातार जो पीड़ित परिवार है उसको 3 स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई थी। यूपी जो सरकार है उसने पहले ही हलफनामा दायर किया था, सुप्रीम हलफनामा दायर किया था, जिसमें साफ तौर पर अपनी तरफ से उन्होंने कहा था कि सुरक्षा प्रदान कर दी गई है पीड़ित परिवार को। तो ये बहुत बड़ी खबर है जिसको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, और हाथरस का ये मामला है। विकास सारथी जुड़ गए हैं और इस पूरे मुद्दे पर उनसे ले लेते हैं एक ताज़ा अपडेट। विकास, इसी खबर के बारे में आज सुबह हम बात कर रहे थे, तो एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, खासतौर पर कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी। जी आंचल, जैसा सुबह हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रुख अपना दिखाया है कि वो सारे मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज देगा, क्योंकि हाई कोर्ट में पहले से ही इस मामले की सुनवाई चल रही है और जुरिसडिक्शन भी अगर आप देखें तो मामला यूपी से जुड़ा है, तो बेहतर हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ही सुनवाई करे। तो जो सारे मामले थे अब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी सुनवाई भी जारी रखे और इन विषयों को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट देखे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के में अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट बताया गया था, उसके बाद कोर्ट ने अब ये सिक्योरिटी से जुड़ा मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपा है। जहां तक केस ट्रांसफर करने की बात है तो इस स्टेज पर कोर्ट को नहीं लगता कि कोई निर्णय लेने की अभी जरूरत है, क्योंकि अभी सीबीआई जांच कर रही है। ऐसे में जब भी इसके मामलों में सुनवाई होती है तो ट्रांसफर तभी किया जाता है मामले को जब ये लगे कि जांच को प्रभावित कर सकते हैं उस जगह पे रहने वाले लोग या वहां की सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। इस तरह के आरोपों पर ही केस ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये सवाल यहाँ इस वक्त पैदा नहीं होते। पहली बात, सीबीआई जांच कर रही है। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि अभी सीबीआई की जांच बहुत ही आरंभिक अवस्था में है, तो ट्रांसफर का मामला फिलहाल कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है। और बिल्कुल विकास, जिस तरह से साफ तौर पर यह था कि निष्पक्ष जांच जो थी वो प्राथमिकता थी, तो कहीं उस लिहाज से देखा जाए तो ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार ये था कि जांच जो है इस मामले को लेकर हमने देखा था एक रोष पूरा हम देख सकते थे देश में उमड़ कर सामने आया था इस पूरे मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच जो थी वो प्राथमिकता रही थी इस केस के मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए दो बातें यहाँ पर जो याचिकाएं आई थी उनमें भी कराने की मांग की गई थी। पहली की मामले की निष्पक्ष जांच हो,
और जो वहां पर पीड़ित परिवार और गवाह हैं उनको सुरक्षा दी जाए। तो ये दोनों ही इश्यूज, ये दोनों ही मुद्दे अब हाईकोर्ट पहले से ही एड्रेस कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा बीच में जो सुनवाई जो भी हुई और जो अंतरिम आदेश हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि क्या ये अरेंजमेंट्स काफी हैं सिक्योरिटी के जो दिए जा रहे हैं पीड़ित परिवार को, और निष्पक्ष जांच की जहां तक बात है तो सीबीआई राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है सीबीआई के कामकाज में। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उनकी बात भी सीबीआई जांच के बाद वो मांग एक तरीके से पूरी हो चुकी है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाथरस मामले की सबसे बड़ी खबर जो हमने ट्रैक की वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी, और यूपी से बाहर सुनवाई की जो मांग है उस पर फिलहाल कोई आदेश नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे थे विकास साथी। विकास, इन तमाम जानकारियों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ते हैं और हमारे साथ दुर्गा शंकर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। रुकमा, आप उनसे सवाल कर रही थी। तो Right. We're talking about capacity building, sir, and how successful it has been. How much has your focus been on capacity building, and what is the road ahead? Now that the scheme has been implemented, it has been availed of, it has to be repaid within a year. That is, but financial difficulties will continue as far as we can make out from from the way the virus is spreading even now, because the fight is still on. As far as coronavirus is concerned, Rukmaji, we need to, after the unlockdown is started, we need to carry out three things. One, maintain a physical distance of minimum 2 yards. Two, use the mask whenever we are out in the public. And three, keep sanitizing our hands, whether using the soap or sanitizer at a regular interval. If we take care of these three things, the life will return back to the normal, and that's what is happening everywhere. Well, as regards the capacity building, we have taken a very conscious decision right in the beginning, and we prepared videos as well as documents for letting people know what and how to do things, and these have been done in all the languages, various languages across the country, so that it is very effective. We have also been working with the banks. I myself, along with the Secretary, Department of Financial Services, must have taken many meetings with the banks, the senior officers, the head office level, at the state level officers, and we have been requesting the state governments to have meetings of the state level bankers committee meetings. So all these all-out efforts to, one, people know how to do, what to do, and two, to get a commitment that we are serving the lowest rung of the entrepreneurs who are very, very important to the urban economy. They provide us services like food, fruits, vegetables, even different kind of services. So they are so much important, and once they have been given this helping hand, definitely they will come out of it and they will start contributing very positively to the economy. I think all these efforts have really paid dividends, and we are going to pursue it further till we achieve the getting every street vendor helped under this scheme of the PM Swanik. जी Right. And well, sir, when we talk about the number of street vendors, that has always been a major challenge. It was thought that that would be the one most important challenge, because there really is no record of how many street vendors there are. In many cities, even big cities, advanced cities with records like in New Delhi, the number is almost of those recorded is it's almost half of the actual number. So how did you go about dealing with that situation? And would you agree if I said that the PM Swanidhi scheme has made a big difference as far as bringing in street vendors who had perhaps no records back into the mainstream for the first time? Well, Rukmaji, the law about the street vendors came in force in May 2014, and that law required survey of the street vendors by the committee. This survey was carried out from 2014 onwards. This law has to be implemented by the state. This is a central law. So, so far we have only identified around 18 lakhs. We made an estimation using the experts, and also the ministry got information from the various states. Our estimate is around 50 lakh street vendors are working,
We have also allowed under the scheme, under the direction of the Honorable Prime Minister, that those who are from the rural areas or the peri-urban areas and doing vending in the urban area, they should also be included under the PM Swanidhi scheme. So our estimation is around 50 lakhs. And जी। that the states are, I mean, we have created a structure that you don't have to go for a survey. Rather, Yes. if anybody applies and he says that he is doing street vending, this can be checked by the municipal body. And after checking, it's an online process. You may be remembering that we issued this letter of recommendation. जी। Once the letter of recommendation has been cleared by the municipality, that बिल्कुल। person can be covered under the PM Swanidhi scheme. And जी। then he is also बिल्कुल दुर्गा शंकर जी, आपने सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आत्मनिर्भर भारत पर जुड़ने के लिए और स्वनिधि योजना के बारे में इन तमाम जो बातें हैं उन पर रोशनी डालने के लिए। लेकिन लगातार हमने जैसे आपसे कहा विशिष्ट मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त दीपक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उत्तर प्रदेश, जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से हमने देखा है कि अगर ऋण बांटने की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने बाजी मारी है और हमने देखा कि किस तरह से आज जब लाभार्थियों से चर्चा की गई वो तमाम उत्तर प्रदेश के ही लाभार्थी थे। एक आत्मविश्वास हमने देखा, मनोबल में बढ़ोतरी देखी, स्वनिधि रोजगार योजना की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है। थैंक यू मैम, आपने हम लोगों को इस पे बुलाया और एक प्लेटफॉर्म दिया। आज आपने माननीय पीएम साहब का, माननीय सीएम साहब का उद्बोधन सुना और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग ये काम कर पाए, क्योंकि ये स्कीम जब से चली है काफी उत्साह है और खासकर माननीय सीएम साहब इस पे बहुत ध्यान देते हैं और उनके मार्गदर्शन के कारण और उन्होंने जो प्रेरणा दी है, पीएम साहब का तो खैर है ही, लेकिन स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन पे अगर सीएम साहब इतना बल नहीं देते और जिले जिले में डीएम्स, कमिश्नर्स इस योजना में योगदान नहीं देते तो इस तरह की अचीवमेंट जो आप देख रही हैं वो शायद संभव नहीं होता। क्योंकि अपने मुंह अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा काम जमीनी स्तर पे इस पे हुआ है और आप देखेंगे कि आज की डेट में करीब 2,84,000 लोन्स डिसबर्स्ड है। मतलब इतने सारे वेंडर्स को ये वेंडर्स भाई बहनों को ये लोन डिसबर्स हुआ है और इसके साथ ही माननीय पीएम साहब के उद्बोधन और कार्यक्रम के तुरंत बाद हम लोगों ने जिलों में एक कार्यक्रम रखा है जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि भी हैं और उसमें बैंकर्स हैं और जिला के अधिकारी हैं और जो रेहड़ी पटरी के जो श्रमिक बहनें भाई हैं वो वहाँ उपस्थित हैं और उनको हम लोग लोन डिसबर्समेंट के बारे में बता रहे हैं और जो चीजें आपने कही कैपेसिटी बिल्डिंग की, वो सीएम साहब ने भी एम्फेसाइज किया था। हम लोगों की जो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं उन्होंने ये बार बार एम्फेसाइज किया है और आगे हम लोगों का उस पर ध्यान रहेगा कैपेसिटी बिल्डिंग पे कि लोन ले लेना तो एक बात है, लोन डिसबर्स हो गया लेकिन उसकी समय से अदायगी, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर पाना और फिर आगे के लोन के लिए फिर से क्वालिफाई कर पाना, ये चीजें हम लोग उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे बैंकर साथियों के साथ और जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एग्रीगेटर्स हैं उनके साथ हम लोग ये करेंगे। तो अब नेक्स्ट फेज ये रहेगा। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिशन शक्ति का अभियान भी चलाया हुआ है। इस नवरात्र से शुरू हुआ है, शारदीय नवरात्र से चलकर ये चैतीय नवरात्र तक जाएगा। तो आज के कार्यक्रम को हम लोगों ने थोड़ा उससे भी जोड़ा है कि जो बहनें हैं, जो पटरी दुकानदार हैं, जो लेडीज हैं, उनको इससे जोड़ा है और आज वो कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब जो नेक्स्ट फेज है वो हम लोग इन वेंडर्स को एक तो कैसे साफ सफाई रखें, कोरोना के कारण एक डिमांड तो वो है ही सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन जो अपने यहाँ जनरल माहौल रहता है उसमें भी जो रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं वो साफ सफाई में कैसे योगदान करें, जो फूड आइटम्स दिए जा रहे हैं तो हम लोग और कैसे साफ सफाई से रख सकते हैं और कैसे सेफ फूड हम लोग सर्व कर सकते हैं, वो हम लोग एक
और एनजीओ के साथ, FSSAI के साथ मिल करके हम लोग सोच रहे हैं एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम करके इसको नीचे स्तर तक ले जाए। तो मैं पुनः सभी Right. को धन्यवाद देना चाहूंगा इसी माध्यम से, हमारे कमिश्नर, डीएम्स, नगर आयुक्त, ईओज, Right, sir. हमारे यहाँ Many 651 congratulations from all of us नगर as निकाय well. हैं। Definitely, it's the achievement of a major milestone. We also have with us as our guest Mr. Sanjay Kumar, who is a secretary in the Department of Housing and Urban Affairs. Secretary Saab, when we talk about the milestone that Uttar Pradesh has achieved, before that it was Madhya Pradesh. A huge number of loans that have been disbursed, a huge number of loans that have been sanctioned, clearly benefiting that many number of families, lakhs of individuals hit hard by the pandemic, reduced penniless because of what happened, because of the lockdown and various other measures that had to be imposed. How would you evaluate all that has happened since the central government implemented this scheme, the PM Swanidhi Yojana? बिल्कुल। और संजय जी, एक सवाल ये भी था हमारा कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो लाभार्थी हैं, बिल्कुल जो लाभार्थी हैं उनमें एक विश्वास बहाली हमने देखी है। और ख़ास तौर पर अगर हम यूपी का जिक्र करें तो किस तरह से जो सरकारी तंत्र है, सरकारी प्रणाली है, आप जैसे नोडल ऑफिसर्स हैं, उनका जो काम करने का जज्बा है उसको भी हम देख सकते हैं कि कैसे स्वनिधि योजना को सफल बनाने में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो स्लाइड करेक्शन, आई एम ज्वाइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मुझे आपने सेक्रेटरी बना दिया, जो कि अभी बहुत दूर था। आई थिंक दैट इज ए माइलस्टोन क्वाइट लॉन्ग इन माय करियर। तो आपने जो सवाल पूछा है रिगार्डिंग द माइलस्टोन्स अचीव्ड बाय दिस स्कीम, सो let me just share that this all idea started during a lunch walk. I think we were a couple of joint secretaries going for lunch walk, and there it was that idea came and we started working on the scheme. We also are impressed with the performance and the kind of traction it has got in various states. Uttar Pradesh, of course, no doubt they have done very well. They are number one, and they are number one by miles. और दूसरे स्थान पे जो स्टेट मध्य प्रदेश है और इनमें जो फर्क है वो काफी ज्यादा है। और मध्य प्रदेश को अगर समकक्ष आना है, काफी प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जनरली पूरे देश में इसमें काफी ज्यादा हमें जो है काफी उत्साहवर्धक जवाब मिला है हमको। एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि शायद इस पूरी चीज में छुप जा रही है। हमारा स्ट्रीट वेंडर एक्ट सन 2014 में आया था। इस योजना को हम स्ट्रीट वेंडर एक्ट से अलग करके नहीं देख सकते। स्ट्रीट वेंडर एक्ट में सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग का प्रावधान है, जो कि स्ट्रीट वेंडर के प्रोफेशन को लीगली रिकॉग्नाइज, उसके लिए स्टेट्स को अपने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करने होते हैं, जिसमें कि रूल्स और स्कीम नोटिफाई करते हैं। इस योजना के आने के बाद से स्ट्रीट वेंडर एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में भी काफी गति मिली है और हमने जो है पिछले 5 महीने में लगभग 20 लाख सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग वेंडर्स को वितरित किए गए हैं। बस अगर आप देखेंगे कि जनरली एक वेंडर जो है कई बार हैरेसमेंट का शिकार होता है, जहाँ पे कि वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नाम लेने से कोई फायदा नहीं, बट उनको हैरेसमेंट होता रहता है। एक बार जो हमने सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दे दिया तो दैट्स लीगली जस्टिशिएबल, दे कैन डिमांड देयर राइट्स, दे कैन गेट इट एनफोर्स्ड थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। उसमें काफी फर्क पड़ा है। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा जो स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं उसमें तेलंगाना नंबर 3 पे है, उसके बाद गुजरात का नंबर है और बाद में आंध्र प्रदेश, आई थिंक 10th स्टेट इज महाराष्ट्र। तो हमने जो अभी देखा है इसमें जो आई है उसमें बाकी प्रदेशों में भी हम जो है हम मतलब आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिलकर एक बार रिव्यू करते रहते हैं। और हमने प्रथम फेज में 125 शहरों का चयन किया है, जिसमें कि सैचुरेशन बोर्ड में हम काम कर रहे हैं। उन 125 शहरों में, जिसमें उत्तर प्रदेश 14 शहर काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और हम आशा करते हैं कि इसकी ऐसे ही आगे चलती रहेगी और हमें इस तरह के और माइलस्टोन्स मिलते रहेंगे भविष्य में। बिल्कुल। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त गौरंग राठी जुड़े हुए हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर वाराणसी। गौरंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर वाराणसी का मैं जिक्र करूं
तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर अरविंद के साथ संवाद साझा किया और जिस तरह से अरविंद ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी से कहा कि मुझे घर पर आकर लोन दिया गया, ये कहीं ना कहीं विश्वास के साथ साथ उस विकास का भी प्रतीक है, उस आत्मनिर्भरता की भी निशानी है, जिसको लेकर आज हम इस पूरी चर्चा में सब शामिल हो रहे हैं। और कैसे उत्तर प्रदेश के जो तमाम ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत जिम्मेदारी और दायित्व समझते हुए इस योजना का हम कह सकते हैं सफल क्रियान्वयन किया है। गौरंग जी। जी धन्यवाद। जैसा आपने सुना आज शो पे कि ऑलरेडी सेक्रेटरी सर और प्रमुख सचिव सर जय सर ने ये बात रेखांकित की कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट से इसका मूल है वो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में है, और जिसमें न केवल वेंडिंग को, जो पथ विक्रेताओं का व्यवसाय है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, बल्कि उसको हर प्रकार की वो सुविधा, चाहे वो वेंडिंग जोन उनको देना हो, चाहे उनका किसी सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन करना हो, ये सारी सुविधाएं उनको देने की बात की गई है। उसी के तहत यहाँ से कड़ी स्टार्ट होती है स्वनिधि स्कीम की भी। सर्वप्रथम सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य था वो सभी पथ विक्रेताओं को रिकॉग्नाइज करके उनको एक प्रॉपर वेंडिंग जोन में स्टैब्लिश करना और साथ साथ उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना। हमने ये सेंट्रलाइज्ड वे में कार्य ऑलरेडी फरवरी मार्च से स्टार्ट कर दिया था, और सारा डेटा हम लोगों ने उनको कैप्चर किया। सारी जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अदरवाइज भी, वो हमने सारी कैप्चर करी और उनको क्यूआर कोड से लेस एक आइडेंटिटी कार्ड मुहैया करवाया। इससे हमें बेनिफिट हुआ कि जब हमको स्कीम के लिए डेटा चाहिए था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्कीम है, तो सैंक्शन के लिए जब बैंक से हमको डेटा मुहैया करवाना था तो हम बहुत आसानी से उपलब्ध करा पाए। तो ये समन्वय जो लोअर स्टाफ था और विद हैंड होल्डिंग फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल, प्रमुख सचिव सर के लेवल से, तो ये चीज हम लोगों के लिए बहुत फायदा रहा कि हम लोग इसको रेडीमेड फॉर्म में डेटा उपलब्ध करवा पाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है स्कीम की, सैंक्शन, डिस्बर्समेंट और हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन से उनको सरोबार कराना, न केवल उनको क्यूआर कोड डेवलप करके देना, उनका एड्रेस बनाना, वर्चुअल एड्रेस, जिससे वो पेमेंट क्रेडिट और डेबिट कर सके, बल्कि साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी होना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो इसमें डिजिटल लिटरेसी का जो लेवल है वो उतना नहीं है जितना हम लोग एक रिटेल में जनरली देखते हैं, तो उनको ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये सारे कार्य साथ ही साथ कराए गए, और अभी हम देखते हैं कि सभी लगभग पथ विक्रेताओं ने इस समय अपना ट्रांजैक्शन अलग अलग स्तर पे शुरू कर दिया है, और वो कम से कम, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं भी है, वो कम से कम जो अपना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, जो क्रेडिट कर रहे हैं, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से कर रहे हैं। And joining us now is Mr. Nikhil Funde, who is the Municipal Commissioner for Agra. Mr. Funde, well, many congratulations to you and to your team for the major success. It's the achievement of a major milestone. So many loans disbursed, so many lakhs of street vendors benefiting from the Pradhan Mantri Swanidhi scheme. Tell us about your particular experience in Agra. What were the kind of obstacles that you had to face? Because a major focus of the scheme was in order to ensure transparency, in order to ensure prompt delivery of the scheme, technology played a very important part. How easy was it to reach out to street vendors? Because this has never happened before. They are so much a part of the urban landscape, yet they have always been neglected. It's only the government and the Prime Minister Modi that has looked at them and their problems. Yes, thank you. Like you said, this has never happened before. This is one section of the society which was untouched by any such particular government scheme. Talking about Agra, the specific thing about Agra was there were three factors. First was, like everyone has mentioned, that Street Vendors Act came in 2014. After that, another thing which is very peculiar to Agra, that it is a major tourist place. We have a lot of floating population daily in Agra. And third thing was lockdown. So taking these three factors into consideration, it was very important that these people who generally are not covered by any such major scheme, bringing them under PM Swanidhi gave them a new way of restarting their business. And because the scheme was connected to digital transaction also, so that has also benefited in terms of transparency. Banks have played a very big role. Talking about any challenge, major challenge was coordinating with the
banks and making sure that our beneficiaries reach bank and bank reaches the beneficiary. So these are a few things which were peculiar to Agra. बिल्कुल। और लगातार हम उन तमाम विशिष्ट मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस योजना के सफल क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं। अगर अजय कुमार द्विवेदी जी मुझे सुन पा रहे हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं अजय कुमार द्विवेदी जी, अगर हम लखनऊ का जिक्र करें, अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी अजय कुमार जी, जिस तरह से हमें देखा कि जो शशि थे आलमबाग से हैं, लखनऊ की अगर हम बात करें, उनके साथ प्रधानमंत्री ने अपना जो संवाद है वो साझा किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि योजनाएं जब जमीन पर उतारी जाती हैं और खास तौर पर हम कितने सालों से इस तरह की रोजगार के साथ अपना निर्वहन कर रहे थे, लॉकडाउन ने प्रभावित किया, लेकिन सरकार की मदद से आज वो विश्वास हम में जागा है। ये बहुत अहम है जब खुद से जिसके पर बीतती है वो अपना अनुभव आकर साझा करता है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जी बिल्कुल, इसमें लखनऊ के चौक बाजार से विजय बहादुर जी थे जिन्होंने सीधा, जिनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा संवाद किया। इसमें ये 10,000 का लोन डिसबर्समेंट जो सभी स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ है, उससे उनके रोजगार को एक नई दिशा मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान इन सभी का रोजगार जो बंद हो गया था, उसको पुनः जो है शुरू करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट सबको करनी थी। जैसे कि उनका लाई चना का ठेला था, वो भेलपुरी बनाते हैं विजय बहादुर जी। तो जैसे उनको जो पैसा जब उनके खाते में आया तो उससे उन्होंने अपने लिए नए डब्बे खरीदे और उसमें जो बेसिक मटेरियल जो यूज होता है, लाई चना और बाकी सारी चीजें, वो उन्होंने खरीद ली, जिससे उनका जो व्यापार है वो फिर से स्टार्ट हो गया है। और आज इतना रोमांच था सभी स्ट्रीट वेंडर्स में कि कई लोगों ने अपनी जो नियमित दुकानें चलाते थे उसको न चलाते हुए उसी वहीं मौके पे मौजूद रहे और वो कौतूहल बस देखना चाहते थे कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी जो है स्ट्रीट वेंडर से जो है बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमने लगभग 16,000 स्ट्रीट वेंडर्स अभी तक लोन डिसबर्समेंट लखनऊ में हो चुका है। इसमें कुछ मोबाइल टीम्स भी हमने बनाई थी जो अपना लैपटॉप और बायोमेट्रिक सिस्टम लेके मौके पे जाके भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं। उसके बाद बैंक से भी लोन डिसबर्समेंट कराने के लिए कुछ टीम्स फॉर्म की गई थी जिन्होंने हैंड होल्डिंग की, वेंडर्स को बैंक तक लेके जाना। बैंक का भी इसमें अच्छा सपोर्ट रहा कि जाते ही बहुत कम समय में जो है लोन डिसबर्समेंट हो जाता था। इसमें से सीनियर ऑफिसर्स का भी काफी सपोर्ट रहा। लगातार हमको इसमें जो भी हमारे इश्यूज आते थे, हमको प्रमुख सचिव सर, सेक्रेटरी सर, सबसे इसमें जो है मदद मिलती रहती थी। बिल्कुल, समय बहुत कम है, लेकिन हम अपने तमाम उन विशिष्ट मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं संजय कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, दीपक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उत्तर प्रदेश, साथ ही अजय कुमार द्विवेदी, म्युनिसिपल कमिश्नर लखनऊ, निखिल फुंदे साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर आगरा, और गौरंग राठी साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर वाराणसी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरह से आप वो तमाम नोडल ऑफिसर्स थे। हम मान सकते हैं कि इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को सफल बनाने के लिए जो सरकारी प्रणाली और सरकारी तंत्र का एक साथ सामंजस्य के साथ काम करना बेहद बेहद अहम है। और सबसे अहम ये भी बात है कि जिस तरह से अपने अनुभव इन लोगों ने साझा किए, वो बहुत से ऐसे लोग जो लोन लेने की सोच रहे हैं, बैंक उन तक पहुंचेगा, वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। Right. Clearly, many thanks to all our guests for joining us and for telling us about the many challenges they faced. Well, Uttar Pradesh leads the states in India in terms of benefiting from the Pradhan Mantri Swanidhi Yojana, in the number of loans that have been dispersed, in the number of loans that have been sanctioned. Clearly, as lakhs of families benefit, India moving fast on the path towards an Atmanirbhar Bharat. And that's all in this edition of Atmanirbhar Bharat. But before we go, here's a quick reminder. बिल्कुल, आप जब भी घर से बाहर निकले, मास्क अप इंडिया कैंपेन से आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो मास्क ज़रूर लगाना है। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क सबसे किफ़ायती, सबसे असरदार तरीका है, क्योंकि आप इससे खुद को सुरक्षित रखते हैं, साथ ही अपने साथ वाले को भी। तो आज आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, जहां पर हम आत्मनिर्भरता के अन्य क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आगे आप देख सकते हैं मिड डे प्राइम हमारी सहयोगी रजनी सिंह के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।